अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनका हमें बड़े तवील अरसे से इंतजार था, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी बड़े तवील अरसे से इंतजार था। और वो है जनाब सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे पसंदीदा जर्नलिस्ट जफर नकवी साहब। बहुत शुक्रिया जफर नकवी साहब, न्यूज टू यू को ज्वाइन करने का। सर और मोस्ट वेलकम। हम आपके फैन तो हैं ही हैं, और आज मेरे लिए एजाज की बात है कि आप आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक हैं। और मोस्ट वेलकम उम्मीद है कि मुझे भी मजा आएगा और हमारे व्यूअर्स को भी बड़ा मजा आएगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह। अच्छा आपकी नकवी साहब, आपकी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत बड़ा मुबारक। बड़ा नाजुक सा एक मरहला है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर। इलेक्शन अनाउंस हो चुके हुए हैं, इलेक्शन करीब आ चुके हुए हैं। जो मुस्लिम लीग नवाज है वो हमें दिखाई देती है अपने टिकटों वगैरह के इजलास कर रही है। पीपल्स पार्टी भी जो है वो, उन्होंने भी, बिलावल साहब ने भी अपनी गाड़ी टॉप गियर में डाली भी, और जैसा कि इलेक्शन का माहौल उन्होंने बनाया। लेकिन उसके अलावा अभी शायद इलेक्शन का माहौल नहीं बनता नजर आ रहा, कि जब इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार है। तो आपके पास क्या खबरें हैं, ये कब तक इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा, या इसी तरह फॉर्म पे ही काम चलता रहेगा? सर इलेक्शन शेड्यूल तो मेरा ख्याल है आएगा, लेकिन आपको मुझसे ज्यादा पता है कि इलेक्शन शेड्यूल में देर किस चीज की है। इलेक्शन शेड्यूल में देर ये है कि जब जैसे ही मियां साहब के क्लियर हो जाएंगे केसेस, तो तब इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। या फिर पहले अच्छा। केसेस क्लियर होंगे या फिर इलेक्शन शेड्यूल भी उसी हिसाब से आएगा। वो आपको पता है क्या होता है यहाँ पर पाकिस्तान में, क्या होता आ रहा है। नो डाउट कि कुछ लोग कहेंगे कि ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन वो कहते हैं ये मुकाफात अमल है। और हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। और वो कहते हैं जिस चीज को आपने गलत तरीके से उसको गिराया था, उसको उसी तरीके से आप ठीक करेंगे। ये नहीं हो सकता कि भाई आपने जिस किसी को गलत तरीके से उसको गिराया, उसकी हुकूमत को गिराया, उसको गलत तरीके से निकाला, तो आप कहें कि नहीं जनाब वो उन तरीकों से ठीक हो, वो खुद ब खुद वो ठीक हो। ऐसा नहीं हो सकता। मियां साहब ने वहां से आने से पहले ये शर्त रखी थी कि जिस तरीके से सारी चीजों को गलत किया गया था, उसी तरीके से सारी चीजों को ठीक किया जाएगा। तो बस ये है। अब आप देख लें कि भाई, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये शेड्यूल आ भी गया, आज आपको पता है वो जाली शाली शेड्यूल आया, तो बाद में इलेक्शन कमीशन ने उसकी वो हाँ, वो जारी एक शेड्यूल गर्दिश करता जी रहा, तरदीद कमिश्नर्स भी की की कि तरदीद ये भी हमने नहीं किया। तो कुछ लोगों को बड़ा बहुत जल्दी है कि ये शेड्यूल आए, और कुछ लोगों को तो कुछ है। खैर, आज एक और भी बात आपने देखी होगी, वो जनरल रिटायर्ड कादिर साहब, अब्दुल कादिर साहब, जिनका ताल्लुक पीपीपी से है, बलूचिस्तान से, उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ था। और वो कह रहे थे कि जनाब उन इलाकों में कि जिधर दहशतगर्दी है, उन इलाकों में कुछ ऐसे अजला हैं, वहां पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। अब ये मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था। मैंने कहा कि जरदारी साहब और बिलावल साहब ने उन्होंने मशवरा करके ऐसा कहा है, या पता नहीं किसी और के कहने पे कह दिया है। तो अगर शेड्यूल आ भी गया, तो राजा साहब आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। अगर शेड्यूल आ भी गया ना, मुझे इसमें गहमा गहमी नजर नहीं आती, क्योंकि लोगों को अभी से पता चल गई है, बहुत सारों को, कि हवाओं का रुख किधर है और होना क्या है। तो जब इलेक्शन में ऐसी ही सूरत हाल हो, तो फिर गहमा गहमी, तो वो टसल और वो मुकाबले की फजा, और जब वो सारे के सारे ग्राउंड पे हों। और मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि पंजाब में या कोई पीटीआई। अब आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग, बहुत सारे दहशत गर्दाना हमले हो रहे हैं, JUIF पर भी, ANP पर भी। बहुत सारे, मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है सर, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे हमले हो रहे हैं, सबसे ज्यादा हमले डेरा इस्माइल खान में। लेकिन पीटीआई पे कभी भी आपने नहीं देखा, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह माफ करे, लेकिन पीटीआई पे किसी ने ऐसा कोई हमला नहीं किया। तो फिर दूसरी तरफ ये भी है कि लोग कहते हैं कि जनाब ये दहशत गर्दों के हम नवा हैं। तो अब देख लें अब क्या होता है। शेड्यूल आ भी जाए तो मेरा ख्याल इस तरह से ठंड बड़ी होगी। नकवी साहब, बात यह है कि बात तो वो कहते हैं ना कि बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, और ये तल्ख हकीकत है। और जो परसों जो इमरान खान साहब ने एक बयान अफवानों के हक में जारी किया, बुनियादी तौर पर उनका बयान जारी करने का मकसद अफवानों की हिमायत करना नहीं था। उनका बिल्कुल। बुनियादी मकसद ये था कि जो आप जानते हैं, हमने भी बतौर क्राइम रिपोर्टर पिंडी इस्लामाबाद में कम से कम सारे खुदकुश हमले माजी के कवर किए हुए हैं, एज ए रिपोर्टर मौके पर बिल्कुल। जाके कवर किए हुए हैं। कि बहुत सारे जो खुदकुश हमलावर थे वो भी अफगानिस्तान से ही आते थे, और जितने बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर दहशत होती रही है उसके अंदर भी अफगान नेशनल बहुत ज्यादा मुलविस रहे हैं। और सही। दुनिया में मुल्क भी नहीं है जो किसी को बगैर वीजे के अपने मुल्क में आने देता, और फिर वो
लेकिन इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इमरान खान साहब ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अब ये एक खुला राज है कि टीटीपी जो है वो पीटीआई का मिलिटेंट विंग है और पीटीआई जो है वो टीटीपी का पॉलिटिकल विंग है। इसमें तो अब कोई इमरान खान साहब को जो परसों वाला बयान है उसने तो उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अच्छा, इस सारे मामले के बावजूद इलेक्शन की तरफ मुझे तो ये लगता है कि हम बढ़ ही रहे हैं। यकीन बहुत सारे कोई लोगों की ख्वाहिश होगी कि ना हो इलेक्शन वक्त पे, लेकिन इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं वो इलेक्शनों के लिए ही आए हैं, वो इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए तो नहीं आए हुए। वो तो आए इसलिए कि इलेक्शन हो रहे हैं और उन्होंने हिस्सा लेना है। तो अब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, अभी हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब भी मिले शहबाज शरीफ साहब से परसों और उनसे मुलाकातें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अभी तक हमें पंजाब के अंदर मुतहरक नजर नहीं आ रही। पीटीआई की तो पोजीशन ये है कि सब पूरे मुल्क में अभी तक उनका कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। तो इस सारे सिनेरियो के बीच में आपको जो आइंदा हुकूमत है वो किसकी नजर आती है और सूबों में किसकी नजर आती है? सर मैंने कुछ ना राजा साहब बात की थी, मतलब मेरी आदत है कि तजिए के साथ साथ ना मालूमात बड़े रेलिवेंट मतलब क्वार्टर से आप भी लेते हैं, माशाल्लाह आपके पास बड़ी अंदर खबरें होती हैं। बात यह है कि मैंने कुछ नून लीग के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं से बात की। मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी आप मुझे ये बताएं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी? उन्होंने कहा जी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी? सर एक कोलिशन गवर्नमेंट होती है कि जो मजबूरी के तहत बनती है। फिर उन्होंने मेरे अल्फाज मेरे छीन लिए। उन्होंने कहा नकवी साहब हम आपकी बात समझ गए हैं, कैसी कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट की जिसमें मजबूरी हो, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हों, हम वो वाली कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी अपने पास हो, नून लीग के पास हो, बाकी सारे उस कोलिशन में शामिल हों, भले वो पीपल्स पार्टी हो वो भी शामिल हो जाए, एमकेएम तो ऑलरेडी, और इस तरह से इस्तेकाम पार्टी भी, परवेज खटक भी, मौलाना साहब भी, ये सारे शामिल हो जाएं। लेकिन हमें कोई इस तरह की मुताजी ना हो कि हमें बैठ के फिर ब्लैकमेल करते रहें। ये हमारे लीडर ने बहुत वादे कर दिया था, पता नहीं किन को वादे किया, तो उन्होंने कहा ये हमारे लीडर ने बहुत वादे कर दिया था कि इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट बननी है तो फिर गवर्नमेंट ना हो, तो फिर मुझे जो है ना मतलब आप, तो ये वहीं से ही ये जो है ना ये सिलसिला तय पा गया है कि किसने। आपने कल नवाज शरीफ साहब की बातें सुनी है, इससे पहले भी। सर देखिए नवाज शरीफ साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो एक अपना फ्यूचर का प्लान दे रहे हैं। वो तो क्या कह रहे हैं कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करेंगे, अफगानिस्तान के साथ बेहतर करेंगे, ईरान के साथ बेहतर करेंगे, चाइना के साथ मजीद बेहतर करेंगे। तो ये कौन कहता होता है? वो कहता होता है जो अपोजिशन में बैठता है। सर वही कहता है ना कि जो उनको कंफर्म होता है कि हुकूमत हमारी आएगी। और अभी वैसे भी आप देख लें, हमाओं का रुख देख लें, हमसे ज्यादा किसी भी सहाफी से ज्यादा मैं समझता हूं उन सियासियों को पता होता है नून लीग के अंदर इस वक्त मुश्किल तरीन, नवाज शरीफ के लिए मुश्किल क्या है? सर नवाज शरीफ के लिए ये मुश्किल नहीं है कि इमरान खान आ जाएगा या वो, ये सारी बातें हैं आपको पता है बड़े अच्छे से, कोई कुछ उनके लिए सारा रास्ता साफ है। नवाज शरीफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल टिकटों की तकसीम है। नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जितने भी नून लीग के बड़े हैं वो अपने अपने रिश्तेदारों को ले आए हैं, उनमें एक टसल सी की फजा बन गई है। नवाज शरीफ के लिए सीट एडजस्टमेंट है, जिन लोगों के साथ या जिन छोटी पार्टियों के साथ वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो 10 मांगते हैं तो ये 4 की ऑफर कर रहे हैं। अब ये वो निटी ग्रिटी और डिटेल्स जो है ना तय हो रही हैं। नवाज शरीफ के लिए मुश्किल है नहीं कि यहां से मैंने हार जाना है और यहां से मैंने जीत जाना है, वो बहुत ही कैलकुलेटेड और सब कुछ एवरीथिंग एल्स आपको पता है कि वो अच्छे से कैलकुलेशन हो चुकी है। और वो कैलकुलेशन जिस तरीके से हो चुकी है वो सबको पता है कि किस तरह वो ये कैलकुलेशन है जो 2018 की कैलकुलेशन हो चुकी थी। हमें याद है कि हम उस वक्त कहते, कुछ लोग थे जो उस वक्त कहते थे कि जनाब अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब तीनों मिल गए, तो एक बंदे ने हमें कहा था, बड़ा बाखबर बंदा था, उसने कहा भाई अगर ये तीनों मिलके अगर हुकूमत बना लेते हैं, वो तो हमें भी ऑलरेडी पता था, तो हम इतने काके थे, हमें पता था सारा कि इन तीनों की सीटें भी मिलाए ना तब भी नहीं होता, तब भी इनकी हुकूमत नहीं बनेगी। ये 2018 के इलेक्शन से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 1-1.5 महीना पहले की बात है। तो सर बात यह है कि इसी तरीके से ये जो सूरत हाल 2018 में, इसी तरीके से सारा कुछ कैलकुलेटेड है। अब हर किसी को, आपने मुझसे सवाल किया
कि ये आप क्लिप पड़ा रहेगा आपके चैनल पे। आपने मुझसे सवाल किया कि नकवी साहब हुकूमत किसकी देख रहे हैं, हुकूमत नून लीग की देख रहा हूं, और साथ ही जो है ना मौलाना साहब, MQM, इवन चाहे पीपल्स पार्टी भी हो और बाकी भी छोटी जमातें, और मैं पंजाब में भी नून की हुकूमत देख रहा हूं, मैं जो है ना बलोचिस्तान में भी नून की हुकूमत देख रहा हूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा में कोलिशन गवर्नमेंट देख रहा हूं। अलबत्ता उस कोलिशन गवर्नमेंट में ये है कि अब मौलाना साहब आते हैं या परवेज खटक साहब आते हैं। अब इनमें जो है ना एक तसलसी, पिछले दिनों भी कुछ मुझे लोग बता रहे थे कि कुछ लोग मौलाना साहब की पार्टी में आना चाह रहे थे, तो उन्हें किसी ने रोका कि नहीं, आप परवेज खटक की तरफ जाएं। तो मतलब कहने का ये है कि इसमें भी थोड़ा सा ना, अब आप कह रहे हैं कि अभी तक वो इतने सरगर्म नहीं हुए पंजाब में पीपल्स पार्टी, तो सर अभी तक तो आपको पता है उनको सिंध की पड़ी हुई है, वो बड़ी मसला बना हुआ है वहां पर भी। सिंध की पहली दफा ऐसा हुआ है कि उनको तो सिंध की पड़ी हुई है। यार ऐसा ना हो कि ये कोई गड़बड़ी हो जाए यहाँ पर, तो जब आपको अपने घर की पड़ी हो तो आप बाहर जाके कैसे अब वो करते हैं। तो ये सूरत हाल है। मैंने आपको सिनेरियो बता दी है, इसको मैं शेख रशीद की तरह प्रेडिक्शन तो नहीं करता, लेकिन मैं तजिए की बुनियाद पे आपको मैंने बताया, अब इसको आप सेव रखिएगा इसी तरीके से। जी बिल्कुल, साथी का जो असल काम है वो तो यही होता है कि मालूमात को डी कोड करना और उसके मुताबिक अपना तजिया बनाना, और वो माशाल्लाह उसमें आपकी महारत जो है वो एक रोजे रोशन की तरह आया है। अच्छा, मियाँ साहब ने जो कल गुफ्तगू की उससे फिर एक बहस शुरू हो गई कि जी मियाँ साहब तो अपने पुराने बयानिए पे ही खड़े हैं, वो 2018 के किरदार क्या, वो तो अब 99 के और 93 के किरदारों का भी हिसाब चाहते हैं। तो मियाँ साहब जब हुकूमत में आएंगे तो क्या ये वो सारा कुछ करेंगे, या कि ये सिर्फ इलेक्शन का बयानिया है और एक नूरा कुश्ती है ये? सर मैं आपको एक बात बताऊं, बल्कि मैं आपको खबर दे देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का बयानिया है। मियां साहब बिल्कुल नहीं करेंगे। असल मसला ये है कि वो जो लाडले वाला तस्वुर है ना वो बहुत ज्यादा हो गया था। अब उसमें भी बता के एक बात, दूसरी बात ये है कि मियां साहब ये चाहते हैं कि चले यार, अगर एहतसाब नहीं होता, जब उनकी पकड़ नहीं होती ऐसे किरदारों की ये इसमें, तो कम से कम वो बेनकाब हो जाएं। तो बेनकाब होने की हद तक किसी को एतराज नहीं था। राजा साहब आपको पता हो, कहते हैं ठीक है बेनकाब, वो बेनकाब अगर मियां साहब के जबानी हो जाए तो एक और बात है, पहले बच्चा बच्चा जानता है वो। आपने असल खबर दी अभी कि सही हो गया ना सर? तो चलो अपनी जगह पे, बेनकाब होने पे किसी को एतराज नहीं है, असल खबर ये। बिल्कुल बिल्कुल, बेनकाब होने पे सर किसी को एतराज नहीं है। उनको पता है यार, वो वही वाली बात है कि भाई जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, ठीक है ना। तो ये बच्चा बच्चा जानता है, वो बेनकाब हुए हैं ऑलरेडी। अब मियां साहब की जबानी भी जो है ना, उन्होंने कहा भाई आपने जो बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि लाडला या लाडला प्लस या इस तस्वुर को जो है ना निगेट करने के लिए, तो वो जो है ना ये बयानिया बनाया जा रहा है और ये बयानिया चल भी रहा है। और फिर वो इस बयानिया और कभी भी, मैं आपको एक बात बताऊं सर राजा साहब, नून लीग का ये अंदर की खबर है, उन्होंने कहा जी हर दफा हमने टक्कर मारनी है दीवार के साथ, हम अब दीवार के साथ, हमने पक्का फैसला किया है कि हम दीवारों के साथ टक्करें नहीं मारेंगे। अब आप खुद समझदार हैं कि वो फिर जो है ना ये बयानिया इलेक्शन के हद तक है या आगे कुछ होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी दो जो केसेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जो एक 190 मिलियन पाउंड्स वाला कह लें या उसको अलकादर ट्रस्ट वाला केस कह लें, और फिर दूसरा जो है वो तोशा खाना वाला। इन दोनों मुकदमात के अंदर अब रेफरेंस एक में तो दायर हो गया अलकादर ट्रस्ट वाला, और जो तोशा खाना वाला है उसमें भी पता चला कि उसमें भी वो भी अब तैयार है, किसी वक्त भी दायर हो जाएगा, मुमकिन है सुबह दायर हो जाए पीर वाले दिन या मंगल वाले दिन। उसमें भी बुशरा बीबी जो है वो उनको मुलजमा नामजद किया गया, जो अभी तक इतलात आ रही हैं। तो ये जो दो बड़े केसेस हैं, मेरे ख्याल में दो बहुत ताकतवर 3 केसेस हैं। एक तो साइफर वाला केस तो है ही है, वो तो चल ही रहा है, ट्रायल हो ही रहा है। तो ये जो दो रेफरेंस आ रहे हैं, ये कितना डैमेज करेंगे इमरान खान एंड कंपनी को, और ये बुशरा बीबी के लिए कितने डैमेज करेंगे, क्योंकि दोनों मुकदमात में वो बाकायदा मुलजमा नामजद हो गई। सर मैं समझता हूं कि जो साइफर है ना वो सबसे ज्यादा ताकतवर केस है। आपको पता है कुछ अर्सा पहले तक बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार साइफर जो है ना, साइफर एक ऐसा ताकतवर केस है कि अब आपको पता है कि साइफर में बहुत सारे ताकतवर लोग, बहुत सारे, आजम खान जैसा बंदा भी वहां गवाह बन गया है, बहुत सारे और लोग भी वहां गवाह बन गए हैं। साइफर एक बजाते खुद जो है ना, वो आपकी खारजा पॉलिसी के बहुत सारे वो फिगर जो एक्स फिगर हैं, या जो आपको भी मालूम है अच्छी तरह से कि कुछ सफीरों ने खतूत लिखे हैं कि जी खान साहब ने तबाह बर्बाद करके रख दी है, अब तो हमसे कोई यहाँ बात ही कोई नहीं करता।
सर देखें, मैं आपको बताऊं कि ये साइफर क्या है, कि साइफर आपको पता है कि ये हर वक्त आते रहते हैं। ये रूटीन का एक मैटर था जिसको इस तरीके से उछाला गया, जिसको इस तरीके से उन्होंने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा भी है, हमारे दोस्तों ने, मैंने फिर जराए से पता किया अंदर से, मैंने कहा यार वाकई ऐसे ही था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही था। आपको मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी ने एक बात की थी टीवी पर, सऊदिया बहुत ही बिफर गया था, और फिर वहां पे भी गए और वहां पे वो टीवी की बात, और फिर वो जहाज की वापसी, और उन दिनों मोहम्मद बिन सलमान के साथ हमारे जो ताल्लुकात थे वो बिल्कुल लोएस्ट एप पे थे, आखिरी लिमिट वो फिर उसमें उन्होंने भी एक साइफर भेजा, जिस साइफर में बहुत सारे लोग अंदर के बताते हैं, उसको जब डिकोड किया गया तो उन्होंने बास्टर्ड के लफ्ज तक इस्तेमाल किया। अब आप अंदाजा कीजिए इससे कि वो इस तरह का सख्त साइफर, लेकिन खान साहब ने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, इस वजह से कि वो सऊदी अरब था। यहां पर ये बात बिकती थी कि ये फिर इस तरीके से उन्होंने कहा भाई ये रूटीन का हिस्सा होता है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि खान साहब ने पूरे खारजा पॉलिसी के सिस्टम को डिमोलिश करके रख दिया है। ये बहुत सारे लोग हैं जो साइफर में भी, और शाह महमूद कुरैशी और रूटीन का मामला है, रोज आते हैं साइफर। मुस्लिम मुल्कों में हमारे जो सफीर हैं वो अपनी ऐसे ही है, एक्टिविटीज को आगाह करते हुए बताते खाते को बदलिए साइफर ही करते हैं, और ये रूटीन का एक मैटर है। ऐसे ही है। अब दूसरी बात यह है कि साइफर में अगर खान साहब को सजा होती है, जो कि वाकयात, हालात, ग्राउंड रियलिटीज यही बता रहे हैं, उनमें सर दो ही सजाएं, दो सजाओं में वो सजाएं कौन सी, एक उम्र कैद है, एक सजाए मौत है, दोनों कैपिटल पनिशमेंट है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहा कि ये अलकादर वाला, अलकादर में देखें कल जो है ना 3 वज़रा के बारे में सुना कि वो नैब के गवाह बन गए हैं, जिसमें नदीम अफजल चंद साहब ने उसकी जो है ना एक वीडियो जारी की, और उस वीडियो क्लिप में आप खुद देखें कि वो खुद मान रहे हैं कि मैं गवाही तो दे चुका हूं। वो खुद मान रहे हैं कि मैं गया था, नैब अगर बुलाए तो वो एक ऐसा इदारा है और हमें जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि जी अदालत बुलाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। यानी नैब के कहने पे तो आप चले गए, लेकिन अदालत वो बाकायदा एक सफे का बयान वहां पर लिख के दे चुके हुए हैं। मैं वही कह रहा हूं कि वो अपना बयान लिखवा चुके हैं, लेकिन वो जाहिर है कि जरदारी साहब के और बिलावल साहब के, और अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किल में है। वो ऐसी मुश्किल में है, उन्होंने एतजाज एहसन साहब को भी ग्राउंड पे उतारा हुआ है, लतीफ खोसा साहब को भी, बाकी लोगों को भी। सर अगर वो बहुत ही खुल के हिमायत करते हैं ना, तो फिर वहां पे उन पे मुसीबत बनती है कि यार ये तो 9 मई के मुजरमों की हिमायत कर रहे हैं, ये तो 9 मई, ये तो दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं, ये तो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, ये तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल खिलाफ। अभी मैंने अभी ये बात अपने चैनल पे भी नहीं की राजा साहब, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पक्के बंदे ने बताया है, जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, कि जब ये बिलावल साहब वहां गए दुबई, और फिर जरदारी साहब भी गए दुबई, और फिर बिलावल साहब भी गए, तो जरदारी साहब ने बिलावल साहब की अच्छी खासी क्लास ली है वहां पे। उन्होंने कहा है कि आपको पता ही कोई नहीं है, और आप जानते ही कोई नहीं है, और आपको पता ही नहीं चलता, अभी तक आपकी वो उम्र ही नहीं है कि जिसमें आपको पता चले। आपसे ये सिंध भी चला जाएगा, अगर आपने सिंध भी अपने आप से लूज करना है ना, तो फिर आप इस तरह की छलांगे लगाएं। और अच्छी खासी बिलावल साहब की छतरोल की है जरदारी साहब ने। उन्होंने कहा है कि अगर आपने सिंध भी अपने आप से छीनवाना है तो फिर आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से करते रहें, लेकिन आपको ये सिंध भी आपसे चला जाएगा, इसको भी आप लूज करोगे। आपको जो मिलता है ना इस वक्त ना, चुप कर जाओ, जो फैसला होना है वो हो चुका है। ये मैं आपको ऐसी खबर दे रहा हूं, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो मुझे मिली है, कि यहाँ पर यानी यूं समझ लें कि कोई वहां पे मौजूद था जिसने मुझे ये खबर दी है। और उन्होंने कहा है कि जनाब जरदारी साहब ने बिलावल साहब की वो चित्रोल की, उन्होंने कहा आपको पता ही कोई नहीं चलता, ये तो सिंध आपसे चला जाएगा, आप चुप करके लो जो आपको अभी मिल रहा है। ये सूरत हाल है इस वक्त। अब दूसरी बात कि आप कहते हैं कि जनाब बुशरा बीबी के जो तोहफे हैं, मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी पे जब थोड़ा बहुत इस तरह का वो आया तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी है, क्योंकि आप नहीं सोच सकते थे कि जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भाई यार ये बंदा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, हम सोच भी नहीं सकते थे, ठीक हो गया ना। तो ये बुशरा बीबी ने भी कर दी, क्योंकि जाहिर है वो तोहफे और वो उनको जो सवालनामा मिला है वो आपको पता, उन्होंने कहा वो सारी चीजें भी जनाब रिकॉर्ड पे हैं कि आप लेके आए, उनका रिकॉर्ड लेके, वो क्या रिकॉर्ड लेके आएंगे, उनकी तो अपनी ऑडियोज भी मौजूद हैं कि वो तोहफे जो है ना, तोहफों से मुतालिक भी उनकी ऑडियोज मौजूद हैं बुशरा बीबी की। तो वो तो ये केस वो है। बाकी है 190 मिलियन पाउंड वाला, जिसमें
जुबैदा जलाल ने क्या कहा है कि हम तो सारे चाह रहे थे कि इसको जो है ना पाकिस्तान को मिलना चाहिए और कौमी खजाने में जाए और इसकी इंक्वायरी हो। सिर्फ खान साहब थे कि उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको इधर ही जो है ना मतलब खत्म किया जाए। शहजाद अकबर थे, खान साहब थे, और यही लोग थे जिसने बंद लिफाफे में ये सारा कुछ किया है। नवाज शरीफ साहब ने ठीक कहा है कि 50 या 60 अरब रुपए, सर पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी करप्शन नहीं हो सकती। आपको याद है ये जो मिल वाला केस है, कौन सा वाला, ये जिसमें नाला बनाया था, उन्होंने कहा कि ये नाले वाली सड़क बनाई है, वो टोटल को 1.5 करोड़ रुपए का उन्होंने किया, ये शहबाज शरीफ के और शरीफ फैमिली के खिलाफ। ठीक हो गया ना जी। तो अब 1.5 करोड़ रुपए की उन्होंने करप्शन डाल के, तो वो भी गलत पैसे का इस्तेमाल और इस तरीके से उन्होंने करके नवाज शरीफ के दोनों केसेस ऐसा करें कि एवन फील्ड और अल अजीजिया, इन्हीं दो में सजा हो। इन्हें सर फ्लैगशिप में तो वो बरी हो गए थे ना। इन दोनों का जो जुर्माना लगाया ना, वो जो करप्शन उन पे इल्जाम था, उन दोनों को जमा करें 60 करोड़ रुपए, 60 अरब रुपए का वो चौथा हिस्सा भी नहीं बनता। तो नवाज शरीफ ने ठीक कहा है 190 मिलियन या 60 अरब रुपए, अगर इतने पैसे खा जाओगे तो फिर महंगाई नहीं आएगी तो फिर क्या आएगी। अब आपके मैं चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहूंगा, मैं खुद भी सर कहता रहता हूँ राजा साहब, अब ये देखें कि आज भी मलिक रियाज साहब और उनका बेटा अली रियाज उस बरतानिया में जाने पे पाबंदी है। उनको बरतानिया ने बैन किया हुआ है, उनका दाखिला बैन है बरतानिया में। उन्होंने पाकिस्तान को वो करप्शन पकड़ के दी है, उसके बाद को करप्शन पकड़ के देगा पाकिस्तान को कि आप जिनकी करप्शन पकड़ के दें उनको वो पाकिस्तान वापस कर दे। दूसरी बात यह है कि अगर मलिक रियाज की करप्शन और अली रियाज की पकड़ के दे रहा है बरतानिया, उसने भी तो वहीं पे इन्वेस्ट किया था ना सर, ठीक है ना। कुछ उनके अकाउंट्स में खड़े थे और बाकी उनके को फ्लैट्स अपार्टमेंट थे। अगर मलिक रियाज की करप्शन पकड़ के दे रहा है तो फिर मुझे आप ये बताएं कि नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ के क्यों नहीं देता बरतानिया। मतलब वो को उनका रिश्तेदार लगता है, उन्होंने क्या उनके साथ को खसूसी मोहब्बत है। अगर नवाज शरीफ ने भी इतनी करप्शन की होती, मैं तो कहता हम किसी को तर्जुमान नहीं है, लेकिन उन्होंने भी करप्शन की होती तो वो बरतानिया मलिक रियाज की करप्शन तो आपको पकड़ के दे रहा है, लेकिन वो नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ के नहीं दे रहा। तो असल मसला है कि इनके सोशल मीडिया के बारे में तो इमरान खान की हुकूमत में बार बार खतूत भी लिखे गए और शहजाद अकबर भी वहां जाता रहा, और लेकिन पाकिस्तान की दातों को फैसले उन्होंने उठा के कूड़े में फेंक दिया। उन्होंने कहा जी ये तो केस ही कोई नहीं है, सारा कुछ दोनों सर वो ब्रॉडशीट के सरबराह क्या कह रहे हैं, आपने थोड़ा बहुत नहीं, आपने 7 अरब रुपए वकला की फीसों के साथ साथ मिला के आप देखें 7-7.5 अरब रुपए पाकिस्तान के लगाए हैं, और फिर उसके बाद आप कुछ भी नहीं साबित कर सके। ये लंदन हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, आप देख लें एवन फील्ड से मुताबिक, लेकिन वो क्या कह रहा है। तोशाखाना केस से एक चीज तो साबित होगी कि बरतानिया का निजाम ऐसा है कि जब कोई करप्शन करके वहां पे पैसा लेके जाता है तो कोई हुकूमत ना भी गए तो तब भी वो पकड़ के वापस कर देते हैं, और अगर किसी ने ना की हो तो किसी के कहने के ऊपर किसी को मुजरिम बनाते नहीं है। ये चीज तो साबित हो गई थी जी उनकी। मुशर्रफ साहब से लेकर यहाँ पर इमरान खान साहब तक सारों ने कोशिश करके देख ली, उनके वो करप्शन पकड़ी गई हो। तो अभी हमने ये आप खुद देखें वो डेली मेल के और वो जनाब वो कितना हमने मीडिया ने उछाला शहबाज शरीफ वाली बात को, ठीक है जी। आप डेली मेल का जब वो मुकदमा वहां पे जीत गया और उनको वहां पे माफी मांगनी पड़ी, फिर उसके बाद चुप हो गई। वो जो डेविड रोज थे या जो भी थे, मतलब वो आप खुद बताएं उसमें, तो वो इनको ढोल बजाना आता है, इनका सोशल मीडिया। वो शाहजेब खानजादा के खिलाफ इन्होंने कोर्ट में जाने का ऐलान किया था जब वो तोशाखाना वाले बंदे का इंटरव्यू उसने किया था, जिसने कड़ी थी। आज तक किसी ने मुड़ के दोबारा उस तरफ गई नहीं कोई। बिल्कुल। उमर फारूक साहब वो जो आप देखें, उन्होंने कहा कि जनाब शाहजेब खानजादा और जियो जंग के बारे में इन्होंने कहा था, आज तक किसी शाहजेब साहब के बारे में तो चलो सर इन्होंने कहा था। इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ पर एक केस किया हुआ है, और आप हैरान होंगे ख्वाजा आसिफ ने इतनी बार इल्तवा नहीं लिया जितनी बार इमरान खान के वकील ने इल्तवा लिया है। इन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ ने हमें 10 अरब की ऑफर की थी, शहबाज शरीफ ने इन पे हद तक इज्जत का दावा कर दिया, आज तक इमरान खान कोर्ट में नहीं गया। तो ये तो नजम सेठी ने जब केस किया था 35 पेंशन कहने पे, तो जब वहां पे जाके कह दिया जी मैंने तो माफी मांग ली जाके, जी मैंने तो गलत कहा था, मुझे किसी ने कह दिया। बिल्कुल ऐसे वो कहते वो सियासी बयान था, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपसे गुफ्तगू करने में इतना मजा आ रहा है कि दिल कर रहा है कि प्रोग्राम शायद इसे 2 गुना या 3 गुना लंबा कर ले, लेकिन 12 टाइम की मजबूरी है। और बहुत शुक्रिया, दिल्ली तौर पे आपको शुक्रिया अदा करते हैं, मैं भी और हमारे नाज़रीन भी।
कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और सबसे बढ़ करके आज के प्रोग्राम में आपने हमें एक्सक्लूसिव खबरें भी दी। और नाज़रीन, आपने मेरी और जफर नकवी साहब की बात सुनी। जो भी आपकी इस हवाले से तासुर बना है, जो राय बनी है, वो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मुझे और जफर नकवी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।